गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट्स हो रही हैं उनमें अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उठ ही जाता है कि सरकार कहती है कि ऑपोजिशन ने संविधान का ध्यान नहीं रखा, एंड ऑपोजिशन इस तरह से बोलती है कि सरकार कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं कर रही। तो ये सब तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ये अक्सर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फ्रंट पेज के ऊपर आपको एक और मुद्दा देखने को मिलेगा, वो है हाई कोर्ट जज के रिमूवल के रिगार्डिंग। देखो, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से अभी तक टोटल 5 जिसके ऊपर कोशिश करी गई थी उनको यहाँ पर हटाने की, पर कहीं न कहीं या तो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर जज ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया। उसी तरह से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, शेखर कुमार यादव, उनको हटाने के लिए ऑपोज़िशन यहाँ पे कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो हेट स्पीच को एक तरह से यह दिखाते हैं। एंड एक ऐसा पर्सन जो संविधान के वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर वो खुद ही इस चीज़ को वायलेट कर देगा, तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड हो पाएगा, राइट? दोस्तों, डेट है आज की 14 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, वो है युवा सहकार स्कीम के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों ने ना कोऑपरेटिव्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल में कोऑपरेटिव्स को ही हिंदी में सहकारिता या फिर सहकार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है? क्या होता है कोऑपरेटिव्स के अंदर? कोऑपरेटिव्स के अंदर क्या होगा कि जो लोग होंगे वो साथ में मिलकर ना एक एसोसिएशन बना लेंगे। ठीक है? यानी कि जो मेंबर्स होंगे इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव के, वही उनके ओनर हो जाएंगे। ठीक है? इसके साथ ही साथ जो भी आपस में मिलके इनका जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपस में सब में शेयर हो जाएगा। तो यानी कि ना ये कम्युनिटी ओन्ड एक तरह से होते हैं, एंड लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और बढ़िया ढंग से आइडिया मिलेगा। आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल क्या है? अमूल भी एक कोऑपरेटिव ही है, एक डेयरी कोऑपरेटिव। एंड आप नोटिस करोगे किस तरह से इसने बहुत सारे जो किसान थे, जो दूध भेजने वाले थे, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कितना मैसिव लेवल के ऊपर बदलाव किया। अमूल के अलावा भी आप नोटिस कर पाओगे, जैसे आप लोगों ने इफ़को के बारे में सुना होगा, राइट? IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। ये दुनिया भर की वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। इसके अलावा आप लोगों ने सेवा के बारे में सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये भी एक आपको कोऑपरेटिव इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जो कि इसको महिलाएं लीड करती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि हाँ सर, ये जो आपने बात करी ना कि मेंबर ओन्ड होता है, प्रॉफिट शेयर होता है, कम्युनिटी ओन्ड होता है, लोकल इकोनॉमी को ये बूस्ट करते हैं, ये सारी बातें कोऑपरेटिव्स के लिए बिल्कुल सही साबित होती हैं। ठीक है? अगर कोऑपरेटिव्स इतने ही बेनिफिशियल हैं, तो हमारी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि उन कोऑपरेटिव्स की हम मदद करें, उनको आगे लेकर आएँ। इसी पर्पज़ से ना यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ जो कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अभी जानकारी दी युवा सहकार स्कीम के बारे में इन द लोकसभा। अंडरस्टैंड करेंगे कि युवा सहकार स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इट इज़ एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। एंड इसका काम ये रहेगा कि नए-नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म हो, एंड जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको हम और एनकरेज करें। देखो यार, कोई भी आइडिया होता है, उसको चलो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, पर अब चाहिए होता है क्या? पैसा। बिना पैसे के तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो एक मेजर पॉइंट कंपोनेंट स्कीम का ये है कि यहाँ पर लोन दिया जाएगा आपको, और वो एक लॉन्ग टर्म लोन होगा अप टू 5 इयर्स, एंड उसमें आपको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा। जैसे 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि आपको कम रेट के ऊपर यहाँ पे लोन मिल जाएगा, राइट? एंड उससे कहीं न कहीं आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे रन कर पाएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारी और सब्सिडीज़ देती है सरकार, ऐसी बात नहीं है। तो वो सब्सिडीज़ भी मिलती रहेंगी आपको, और साथ में ये लोन भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इंटीग्रेट किया जा सकता है इन चीज़ों को। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका जो कोऑपरेटिव है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम कर रहा है, या उन रीजन्स में या उन डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है जो थोड़े अभी पिछड़े हुए हैं, जिनको अभी और आगे बढ़ने में हमें सहयोग देना पड़ेगा। अगर उनमें है आपका ना कोऑपरेटिव, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है, इसको लिंक किया गया है किसके साथ? आपकी जो कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड है, उसके साथ इसको लिंक किया गया है। 1000 करोड़ की आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी, एंड एट द सेम टाइम जो फंडिंग होगी ना प्रोजेक्ट की, वो 80% तक हो सकती है प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, इन इन दीज़ फॉर दीज़ स्पेशल कैटेगरीज़। बाकी के लिए 70%, यानी कि अच्छी खासी ना जो लोन आपको जो फंडिंग वगैरह मिलेगी, वो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी खासी आपको उसकी फंडिंग मिल जाएगी, राइट? तो ये थी युवा सहकार स्कीम। आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल। अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्टडी प्रेडिक्ट्स फर्स्ट आइस फ्री डे इन द आर्कटिक बाय 2030। देखो, अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई है जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस के अंदर। उसने यहाँ पर ये बताया है कि आर्टिक ओशन में हो सकता है पहला आइस फ्री डे 2030 तक
या उससे पहले भी हमें देखने को मिल सकता है। आपके दिमाग में आएगा आइस फ्री डे मतलब बिल्कुल आइस नहीं होगी, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आइस फ्री डे का मतलब एक ऐसा दिन है जहां पर जो पानी होगा ना, दे हैव लेस देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस, यानी कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस से अगर कम होगा, उस दिन को हम यहाँ पे आइस फ्री डे मानेंगे आर्कटिक के अंदर। ये जीरो आइस बिल्कुल नहीं मैं कह रहा यहाँ पे कह रहा हूँ लेस देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस। इसके अलावा और क्या बताया गया स्टडी के अंदर? देखो स्टडी के अंदर ना बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो सब चीजें बताई गई हैं। एंड इनफैक्ट ना इन्होंने ये बताया है कि जो नंबर ऑफ डेज होंगे जब आपका जो आइस होगा, जो वाटर होगा, दे हैव लेस देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आइस, ऐसे दिन हो सकता है एक साल के अंदर 11 से 53 दिनों के बीच में आए। यानी कि आर्कटिक के अंदर हो सकता है पहला आइस फ्री मंथ भी हो सकता है, यानी कि लगातार 30 दिनों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि जो आपकी आइस का जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो वाटर है उसमें जो लेस देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस हो, तो ऐसा लगातार 1 महीने से ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर स्टडी के अंदर बताया जा रहा है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या रीजंस क्या है इसके पीछे कि इतना तेजी से ये चीजें हो क्यों रही हैं। देखो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, राइट? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन आप लोगों ने इस वर्ड ये पक्का ही सुना होगा, काफी टाइम से ये न्यूज में बार बार आता भी रहता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना तो कई बार आप लोगों ने शायद पोलर एम्प्लीफिकेशन भी सुना होगा। पोलर एम्प्लीफिकेशन में पता क्या होता है? पोलर एम्प्लीफिकेशन में आपके जो पोल वाले रीजन होते हैं, चाहे आपका नॉर्थ पोल हो गया या आपका साउथ पोल हो गया, वो काफी तेजी से उनमें जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर होता है वो काफी तेजी से हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कोई भी मान लो टेम्परेचर कुछ भी चेंज आया अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, इससे कहीं ना जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल में इम्पैक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। उसी तरह से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम आर्कटिक ओशन की बात कर लेंगे। नदर्न लैटिट्यूड के अंदर ये चीज बहुत ही हमें प्रोमिनेंट देखने को मिल जाती है। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ऐसा हो क्यों रहा है? देखो आप लोग एल्बिडो समझते हो? एल्बिडो, एल्बिडो में क्या होता है? एल्बिडो में का मतलब ये होता है कि आपकी कितनी सनलाइट आई एंड कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट हुई। अगर मान लो लेट से 100% या 1 यूनिट आपकी सनलाइट आई एंड उसका 0.8 हिस्सा आपका रिफ्लेक्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं हाई एल्बिडो। इसका एल्बिडो कितना होगा? 0.8। क्यों? क्योंकि 80% रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस 20% जो था वहां पे ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है। वाइल अगर मान लो कोई 100% यहाँ पे सनलाइट आई और यहाँ पे किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद केवल 10% ही रिफ्लेक्ट हुई, तो इसका एल्बिडो कितना होगा? 0.1। बहुत ही कम एल्बिडो है। सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारा का सारा यहाँ पर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। सही बात है। अब आप लोग जानते हो स्नो के बारे में? बिल्कुल। खासकर अगर मैं बात करूं फ्रेश स्नो, क्या लगता है फ्रेश स्नो का एल्बिडो ज्यादा होगा या कम होगा? देखो फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो है ना, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इनफैक्ट हाईएस्ट ही बोल दीजिए। 0.8 0.9 के आसपास एल्बिडो रहता है। यानी कि अगर स्नो होती है, अगर बर्फ गिरी हुई है, तो लगभग जितनी सनलाइट आएगी उसका 90% यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पर क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, है ना, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, उससे जो स्नो है ना वो खत्म हो रही है। और आप सोचो अगर स्नो खत्म होती रहेगी, उससे क्या होगा? उससे एल्बिडो कम होता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एल्बिडो कम होगा तो ज्यादा हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा। तो एक ना फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे बन गया। समझ रहे हो कि आइस पिघल रही है या स्नो पिघल रही है? स्नो पिघलने से क्या हो रहा है? वहां पर हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है, और हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है तो उससे स्नो पिघल रही है। ये एक लूप बन गया है, लूप। इससे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और बर्फ पानी पिघलती रहेगी। ये समस्या होती है। आपका एल्बिडो इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आप यहाँ पे कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, कई बार आप ना कहीं घूमने जाते हो पहाड़ों के ऊपर, या इस तरह से आपने स्नो के बीच में आप इस तरह से कुछ आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपके ना चेहरे पे चश्मा लगा देते हैं इस तरह से, राइट? सन ग्लासेस लगा दिए जाते हैं। आपने सोचा है क्यों लगाते हैं ये? इसका सिंपल सा रीजन है। एक्चुअली क्या होता है, सनलाइट आएगी, स्नो पे गिरेगी और आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होगी। अब स्नो का क्या होता है, एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी आंखों में बहुत सारी लाइट आपकी आंख में जाने का खतरा रहता है। उससे आपकी आंखें खराब भी हो सकती हैं। ये भैया ने, जो भी भाई साहब हैं ये, इन्होंने स्टाइल मारने के लिए चश्मा नहीं लगाया हुआ, इन्होंने अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है चश्मा, क्योंकि एल्बिडो फ्रेश है इसका बहुत ज्यादा होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ कारण थे, एल्बिडो इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप इसके अलावा और नोटिस करो, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे देखो पड़ रही है, ठीक है, आप उस वो भी एक कारण बनता है। एमिशंस आप नोटिस करोगे, जैसे अगर हम वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बताते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
इनका जो एमिशन लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, न्यू हाइस पे तक पहुंच गया है। तो ये भी एक मुख्य कारण बन रहा है इस चीज के पीछे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, जैसे मैंने आपको एल्बिडो इफेक्ट आपको समझा ही दिया, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे ना सी आइस खत्म होती है, उससे काफी सारी जो स्पीशीज हैं उनको भी थ्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पोलर बियर्स हैं, आर्कटिक फॉक्सेस हैं, जो वहां पे रहते हैं, उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। इनफैक्ट ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप लोग ना पर्मा फ्रॉस्ट के बारे में जानते होंगे। पर्मा फ्रॉस्ट जो एक टर्म है, ये भी बार बार न्यूज में आती रहती है। पर्मा फ्रॉस्ट ना दरअसल में दो वर्ड से बना है, परमानेंट प्लस फ्रॉस्ट। पर एक्चुअल में इसका सही मीनिंग हम देखें तो एक ऐसी जगह जो कहीं ना कहीं फ्रोजन है फॉर अ मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कम से कम 2 सालों के लिए अगर वो फ्रोजन रहती है ना, तो उस जगह को हम पर्मा फ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो अगर कल को क्या होता है, कल को सी आइस इस तरह से खत्म होने लग जाएगी, पर्मा फ्रॉस्ट को जिसको हम थॉइंग बोलते हैं, एक तरह से बर्फ पिघलने लग जाएगी। उससे पता क्या होता है, बर्फ के नीचे बहुत सारे बैक्टीरियाज थे जो एक तरह से डॉर्मेंट थे, राइट। अब जब बर्फ खत्म होते रहेगी तो बैक्टीरिया वायरस जो कहीं ना कहीं ट्रैप थे वो भी बाहर आएंगे। वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे आउटब्रेक्स, बहुत सारी डिजीजेस होती है। इसी तरह से एक डिजीज एंथ्रेक्स डिजीज आई थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, साइबेरिया के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे रेन डियर की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब चीजें भी आप नोटिस करोगे किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को और इकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विजय दिवस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो होता है कारगिल विजय दिवस, उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये कारगिल विजय दिवस जो होता है, ये 26 जुलाई को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। और जो कारगिल में हमारी विजय हुई थी, उसी को हम ऑनर करने के लिए, हमारे सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए उसको मनाया जाता है। पर एक और विजय दिवस भी होता है। ये क्या होता है, ये मनाया जाता है हर साल 16 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि देखो 1971 का युद्ध हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान कह लो या जो बांग्लादेश बाद में जाके फॉर्म हुआ, है ना। तो बांग्लादेश के फॉर्मेशन के समय के ऊपर हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो अपनी ब्रेवरी का दिखाया, प्रदर्शन किया, उन्हीं के ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर यहाँ पर हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल भी बांग्लादेश का एक डेलीगेशन जो होगा मुक्ति योद्धास का, वो यहाँ पर विजय दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट करने यहाँ पे कोलकाता में आएगा। तो इसलिए ये चीज न्यूज में थी, ठीक है। तो इस दिन को हम विजय दिवस या विक्ट्री डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन को, 16 दिसंबर को। यहाँ पर ना कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के साथ लिंक्ड है। एक है ऑपरेशन सर्चलाइट। देखो ध्यान से सुनना, ये भारत का ऑपरेशन नहीं है, ये पाकिस्तान का ऑपरेशन था। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तानी मिलिट्री ना बहुत सारे, जो ईस्ट पाकिस्तान है उस समय, यानी कि जो बाद में बांग्लादेश बना, उनके लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म, बहुत सारा अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं का रेप हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया। इस पाकिस्तान के ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन सर्चलाइट। उसी तरह से ऑपरेशन जैकपॉट, यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो मुक्ति बाहिनी थी, जो बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सपोर्ट किया, उनको ट्रेनिंग दी। फिर आगे जाके जो बांग्लादेशी ये जो ट्रेनर्स जो थे, बांग्लादेश के जो लोग थे, उन्होंने आगे जाके बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट किए पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन ट्राइडेंट, यहाँ पर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट तो ये भारतीय नेवी का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जहां पर हमने कराची हार्बर को यहाँ पे अटैक किया, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बैटल ऑफ लोंगेवाला यहीं पे हुआ था 1971 वार में ही, जो था डेजर्ट राजस्थान का, इंडियन बॉर्डर पोस्ट ऑफ लोंगेवाला, वहां पर इस युद्ध को लड़ा गया था, बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर। तो ये चारों ऑपरेशन सर्चलाइट, जैकपॉट, ऑपरेशन ट्राइडेंट और बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज थाईलैंड इंट्रोड्यूसेस ई वीजा फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। देखो थाईलैंड ने अनाउंस ये किया है कि जो थाईलैंड की ई वीजा फैसिलिटी होगी ना, वो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2025। यानी कि अब जो भारतीय लोग हैं वो बड़े आराम से थाईलैंड जा पाएंगे, ऑलरेडी भी जाते ही हैं, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। एंड इसके साथ ही साथ जो 60 डे वीजा एग्जाम्पशन है ना इंडियन ट्रेवल्स के लिए, वो भी चलता रहेगा। इसके अलावा ई वीजा फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रॉपरली मिलती रहेगी। देखो ये तो चलो न्यूज रही, पर हमें दरअसल में मुद्दा पता क्या समझना है, हमें मुद्दा समझना है क्या इंडिया भी इस तरह की ई वीजा फैसिलिटीज ऑफर करता है इंटरनेशनल सिटीजन्स को, हाँ या ना। प्लस एट द सेम टाइम क्या क्या कंडीशंस रहती हैं उसके रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना ई वीजा की, तो भारत में ना पहले पता क्या होता था, 2010 के समय इंडिया ने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी थी, जिसका नाम था वीजा ऑन अराइवल, टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल, है ना। ये हमारी स्कीम चलती आ रही है, ठीक है। अब आगे जाके ना हमने कहा कि थोड़ा हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल को हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन के साथ मर्ज कर दिया, और वहां से इंडिया के अंदर सिस्टम आया ई वीजा का सिस्टम 2014 ऑनवर्ड्स। इससे क्या होगा, इससे देखो किसी भी जो आपका फॉरेनर होता है, मतलब ये सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं आगे बताऊंगा अभी,
ये जिन कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है ना, उन कंट्रीज के जो पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको इंडियन एम्बेसी या काउंसुलेट जाने की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली ऑनलाइन जो होता है वीजा का प्रोसेस, वो सारा का सारा अप्लाई कर सकते हो एंड आपको ये वीजा अकॉर्डिंगली यहाँ पर मिल जाएगा। तो यानी कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई हो जाता है यूजिंग द ई वीजा सिस्टम। ये नॉन एक्सटेंडेबल होता है, मतलब अगर मान लो आपका 6 महीने का था या जितने भी टाइम का था, वो उतने टाइम का ही रहेगा, इसको आप एक्सटेंड नहीं करा सकते और ना ही आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका मेडिकल वीजा था तो भाई वो मेडिकल वीजा ही रहेगा, बाद में जाके आप इसको बिजनेस वीजा के अंदर या फिर टूरिस्ट वीजा के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एक्सटेंडेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल ये चीज होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे इसको देखता है एंड एट द सेम टाइम ये इंटरनेशनल ट्रेवल्स को ग्रांट किया जाता है फॉर अ टेम्परेरी स्टे इन इंडिया। ठीक है, एंड कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लैंड क्रॉसिंग से नहीं आ सकते। यहाँ पर आप कैसे आ पाओगे, जो भी हमने एयरपोर्ट्स बता रखे हैं सिर्फ उनके थ्रू आ सकते हो एंड 5 मेजर सी पोर्ट्स के थ्रू आ सकते हो, नॉट फॉर लैंड क्रॉसिंग्स। इसके अलावा 5 इसकी सब कैटेगरीज रहती हैं, जैसे टूरिस्ट हो गया, बिजनेस, मेडिकल, मेडिकल अटेंडेंट वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, ये सब यहाँ पे वीजा की कैटेगरीज यहाँ पे रहती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पाकिस्तान के सिटीजन यहाँ पे इस ई वीजा के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे इसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, कंटेनमेंट एरिया यहाँ पे विजिट करना है तो बिना परमिशन के आप यहाँ पे इसको विजिट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको ई वीजा नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एनजीओ के काम के लिए आ रहे हो, जर्नलिज्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। एंड जो शॉर्ट टर्म वॉलंटरी वर्क है वो आप परमिटेड है, पर वो अनपेड होना चाहिए अप टू 1 मंथ का। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे, अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो हर इंडिविजुअल का सेपरेट पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेरेंट या स्पाउस के पासपोर्ट के ऊपर आ रहे हो या उनके साथ मिलकर आ रहे हो, आपका खुद का अलग से पासपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये है ई वीजा का फैसिलिटी जो इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आज के समय लगभग 38 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम ई वीजा की फैसिलिटी यहाँ पे ऑफर करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पंचमसाली इशू रॉक्स बोथ हाउसेज इन कर्नाटका। पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पर बोथ हाउसेज का मतलब क्या है? सर बोथ हाउसेज का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर ना कर्नाटका के अंदर एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझे? बोथ हाउसेज का मतलब ये है, यहाँ लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं हो रही। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया में ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिनमें आपको 2 हाउसेज देखने को मिलते हैं एंड उनके नाम क्या क्या है? ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है यहाँ पे? देखो आप लोग ना जानते होंगे लिंगायत्स के बारे में, है ना? जब हम बात करें ना कर्नाटका की, तो लिंगायत कम्युनिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको वीर शैवाइट लिंगायत्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल में बासवना जी के यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, जो कि 12वीं सदी के एक फिलोसफर सेंट थे। ठीक है, अब ये जो लिंगायत कम्युनिटी है ना, ये अलग अलग सब कास्ट के अंदर डिवाइड है। सब कास्ट में एक जो कास्ट आती है या सब कास्ट आती है, दैट इज आपका पंच मसालाइज, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट आपको कम्युनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनके अगर मैं नंबर की बात करूं ना, तो 70% जो लिंगायत पॉपुलेशन है वो इन्हीं की है। एंड अगर हम कर्नाटका की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 14% आपको यही देखने को मिल जाएंगे। इनका ऐसा मानना है लिंगायत्स का कि कोई रीबर्थ नहीं होता, एंड जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो लॉर्ड शिवा के साथ वो रीयूनाइट हो जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते। तो ये रीबर्थ के थ्योरी के अंदर नहीं मानते और ये मोनोथीस्ट होते हैं, एक ही भगवान को यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इनकी, जो मैं कम्युनिटी की यहाँ पे बात कर रहा था। पर मुद्दा क्या है, ये न्यूज में क्यों है? देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, आप नोटिस कर पाओगे कि आज के समय के ऊपर ये जो कम्युनिटी है, इनको ना 3B कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है ओबीसी की। होता पता क्या है? ओबीसी की जो 3B कैटेगरी होती है उसके माध्यम से इनको रिजर्वेशन मिलता है कितना? 5% का। पर इनकी ऐसी डिमांड है कि नहीं, इनको आप 3B कैटेगरी से शिफ्ट करके इनको आप 2A कैटेगरी के अंदर डाल दो, जिस वजह से इनका फिर जो परसेंटेज रिजर्वेशन आपको इनको मिलेगा वो हो जाएगा 15%। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात यहाँ पे इनके द्वारा करी जा रही है कि इनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। समझ गए इस बात को? अब हमने इनके बारे में तो समझ लिया, इस कम्युनिटी के बारे में समझ लिया। अब जो बासवना जी थे उनके बारे में थोड़ा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये एक हिंदू शैवाइट सोशल रिफॉर्मर थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ कल्याणी चुलक्या एंड आपका जो कलचुरी डायनेस्टी थी। ये लिंगायतिज्म के यहाँ पे फाउंडर माने जाते हैं। एंड अगर हम बात करें, जो कालाचूर्य किंग है बिजाला, उन्होंने यहाँ पे इनको एज अकाउंटेंट, जिसको कर्णिका यहाँ पे बोला जाता है, उनको अपॉइंट किया था। बाद में आगे जाके इनको प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। इनकी कुछ टीचिंग्स की बात करें तो इसको आप अंडरस्टैंड करना। इनके प्रिंसिपल्स है अरीवु, आचारा और अनुभव। अरीवु होता है ट्रू नॉलेज, आचार्य मतलब जैसे आप बोलते हो ना किसी का, तो उसका आचरण जैसे बोलते हैं उसको राइट कंडक्ट बोलते हैं। अनुभव होता है एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस की यहाँ पे इन्होंने बात करी।
इसके अलावा इन्होंने बात करी लिंग योगन की, ठीक है, ये बेसिकली यूनियन विद द डिवाइन, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। बाकी इसके इनकी टीचिंग्स की बात करें तो भक्ति, जो डिवोशन हो गया, ज्ञान, नॉलेज, क्रिया, एक्शन, इन सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है इन अ वेल मैनेज्ड मैनर। साथ ही साथ ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें कोई कास्ट सिस्टम ना हो, सबके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हो एंड अच्छे से सब लोग मिलके काम करें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू अनुभव मंडप। देखो एक्चुअली इसको अनुभव मंडप को ना दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट भी बोला जाता है। यहाँ पर जो लोग थे जिनको हम शरणार्थ बोलते हैं, वो साथ में मिलकर आपस में डिस्कशन करते थे कि कैसे कैसे और आगे चीजें बढ़नी है। तो आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना, एक तरह का ये पॉलिटिकल सिस्टम ही आप इसको कह सकते हो। तो आप नोटिस करोगे अनुभव मंडप इसको दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया का तो है ही है, इनफैक्ट दुनिया भर में भी ना वन ऑफ द फर्स्ट इसको यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और दिए थे। जैसे पहला तो आप डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड करना, दैट इज कायक। कायक इन्होंने बात करी डिवाइन वर्क की। इन्होंने कहा कि एक इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसके मनपसंद का हो एंड उसको बहुत अच्छी शिद्दत के साथ उसको काम करना चाहिए। ये था इनका पहला प्रिंसिपल। एंड दूसरा इसका प्रिंसिपल था दसोहा का, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है आप काम करिए, उससे आप पैसा भी कमाइए, पर वो पैसे को ना आप यहाँ पर अपने पास बस रखे मत रखिए, उसको आप गरीबों के अंदर, सोसाइटी के वेलफेयर के अंदर आप उसको दीजिएगा, जो भी आपका सरप्लस मनी होता है। तो ये इनकी कुछ टीचिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, नेशनल पंचायत अवार्ड 2024। देखो इस बार के जो नेशनल पंचायत अवार्ड जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, वो अभी होंगे कहाँ पे, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर पता क्या होता है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप जानते हो टोटल हमें 17 एसडीजी गोल्स अचीव करने हैं बाय 2030, राइट। वहां पर हमारी पंचायत कितना अच्छे से काम कर रही हैं, के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, राइट। उनका लोकलाइजेशन एक तरह के एसडीजी का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि हम 9 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हालांकि टोटल है तो 17 एसडीजीज, पर मेजर हमारा जो फोकस है ना, वो 9 लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पॉवर्टी फ्री इनहांस्ड लाइवलीहुड हो गया, हेल्दी पंचायत, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ कुछ यहाँ पे इसके थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे इनको अवार्ड्स देते हैं। जैसे एक अवार्ड है दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यहाँ पर होता क्या है कि जो ये अलग अलग 9 थीम्स है ना, उनमें कौन सी थीम के अंदर कौन सी ग्राम पंचायत फर्स्ट रही, सेकंड रही, थर्ड रही, उनको यहाँ पे दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा ओवरऑल लेवल के ऊपर एग्रीगेट परफॉर्मेंस के ऊपर जो अच्छे में रहते हैं, उनको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलता है। उसके अलावा ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ये मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर। फिर जो नेट जीरो कार्बन मिशन काम करने के अंदर अच्छे काम करती है ग्राम पंचायत, उनको मिलता है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। एंड पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशंस इस तरह से ग्राम पंचायत को मदद करते हैं, उनको भी यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे मिला जाता है। ये यहाँ पे मैंने कुछ अवार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ध्यान में याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्टेट को कौन सा मिला है या ग्राम पंचायत को कौन सा मिला है, बट एक बेसिक आइडिया बस होना चाहिए। अदरवाइज ये नाम रटने की जरूरत नहीं है कि असम को पहला है, महाराष्ट्र को दूसरा है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स हैं, सारे नाम याद रख पाने आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, कुछ बच्चों का कहना था सर थोड़ा राइट अप दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है, देखो ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है एंड ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं तो यूपीएससी सवाल भी पूछ रहा है पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स के ऊपर, तो एक बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए। तो आप ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो सेंटोसा आइलैंड था, राइट, यहाँ पर एक बहुत हिस्ट्री बन गई एक तरह से, क्योंकि जो डी गुकेश जी हैं, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं आफ्टर डिफीटिंग डिंग लेरन ऑफ चाइना। ठीक है, आप नोटिस कर पाओगे जो रशिया के गैरी कास्परोव थे ना, ये तो देखो इनका नाम तो इतिहास के पन्नों में बहुत ही, मतलब कैसे मैं कहूँ, सुनहरी अक्षर में लिया जाता है गैरी कास्परोव जी का। तो लगभग 40 साल तक उनके पास ये रिकॉर्ड था किस चीज का, कि जब वो 22 साल के थे ना, तो यंगेस्ट थे। अब आप नोटिस कर पाओगे जो डी गुकेश हैं, वो 18 साल की उम्र में ही इस तरह से वर्ल्ड चेस चैंपियन यहाँ पे बन चुके हैं। अब होता पता क्या है, ये होती है दरअसल में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर चाहिए होते हैं 7.5 पॉइंट, 7.5 पॉइंट चाहिए होते हैं विनर बनने के लिए। तो जो गुकेश और डिंग लेरन के बीच में मैच था, मतलब जो पूरे अलग अलग मैचेस की एक श्रृंखला चली, उसमें जो 7.5 तक पहले पहुंच जाता, वो यहाँ पे जीत जाता। तो आप नोटिस कर पाओगे गुकेश जी के इस यहाँ पे 7.5 पॉइंट हो गए थे, और जो आपके चाइना के थे 6.5 उनको यहाँ पे मिले। एंड अगर मान लो टाई हो जाता 14 गेम्स के बाद, तो उस केस में क्या होता, उस केस में फिर टाई ब्रेक खेला जाता, ताकि डिसाइड करने के लिए कि अगला विनर यहाँ पे कौन होगा। ध्यान में रखने वाली बात है कि गुकेश जो है वो तीसरे एशियन ही हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले। हमारे जो विश्वनाथन आनंद जी हैं वो पहले हैं,
एंड जो अभी डिंग जिनको इन्होंने हराया था वो सेकंड है, एंड जो डी गुकेश है वो अपने आप में थर्ड बन जाएंगे। इस तरह से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनने वाले, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पे पहला आपका एमसीक्यू का होमवर्क आज का रहेगा कि कैपिटल मार्केट के अंदर इनमें से क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रिगार्ड्स टू अलग अलग ऑपरेशंस के यहाँ पे आपके सामने नाम मेंशन है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आज का आपका रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, और इनफैक्ट मैं कल तो ये क्लास में डिस्कस भी हो गया था ये टॉपिक के बारे में। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर। क्या ये बात सही है? देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप जाते हो ना, ये जो आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें आपका रिमूवल मोशन साइन कितने द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के 100 मेंबर्स होने चाहिए, राज्यसभा के 50 मेंबर्स के द्वारा। फिर वो किसको जाएंगे? वो स्पीकर को देंगे, या फिर आपके जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनको देंगे। पर जो स्पीकर है या चेयरमैन है उनके पास डिस्क्रिशन होती है कि इस मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो बात कह रहा है ना, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो? एंड उससे ही आपका काफी हद तक आंसर भी मिल जाएगा। बट एनीवेज आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है संविधान के अंदर इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर ये डिफाइंड है। देखो लिखा तो हुआ है पर डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई दूसरा भी गलत है यहाँ पे। तीसरा कह रहा है जो डिटेल्स हैं कैसे कैसे ये प्रोसेस होगा वो बिल्कुल हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर दी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट जो बात कर रहा है ना कि अगर कोई मोशन इनके रिगार्डिंग लिया जाता है तो उसमें दोनों हाउसेस, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और वही बात यहाँ पे लिखी गई है, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप का एक मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये पास हो पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4 इज करेक्ट, राइट। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आप लोग एनजीटी के बारे में जानते होंगे। एनजीटी एस्टैब्लिश हुआ था सरकार के द्वारा अंडर द एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। और इनका काम यही होता है कि किस तरह से अलग अलग जो केसेस हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, आपके और भी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, इन तरह के केसेस को जल्दी से जल्दी इनका यहाँ पे निपटारा करना वो इनका काम रहता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर ना पावर नहीं है टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो होता है ओन इट्स ओन, अपनी मर्जी से किसी चीज को या केस को लेने की इसका पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। दे हैव द पावर, ठीक है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत बार कंपनसेशन देने के लिए कुछ इंसिडेंट हो गया, वहां पर एनवायरमेंट सेफ्टी का कुछ इश्यू आ गया, वहां पर एनजीटी ने इन द पास्ट बहुत सारे सुओ मोटो केसेस पिक किए हुए हैं। तो सेकंड आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड क्योंकि उसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो 2 ओनली इन विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा था मैंने नेटो के बारे में। देखो नेटो की जब हम बात करते हैं तो आप लोग आर्टिकल 5 तो इनका जानते ही होंगे, अटैक अगेंस्ट वन इज कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। इसके अलावा आप जानते होंगे नेटो में आज के समय टोटल 32 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें रिसेंटली सबसे पहले मतलब सबसे रिसेंट कौन सा ऐड हुआ, वो था स्वीडन। स्वीडन अभी यहाँ पे आई थिंक मार्च में ही ऐड हुआ इस साल। एंड पिछले साल जो फिनलैंड था वो भी यहाँ पे स्वीडन सॉरी आपका नेटो का मेंबर बना था। और अगर हम बात करें दोस्तों टर्की की, टर्की तो कई सालों से है। टर्की तो अगर मैं बात करूं तो आई थिंक ये तो 1952 से ही आपका मेंबर रहा है टर्की। तो ये जो बात करें ये मेंबर्स नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टर्की तो हमेशा से ही था, मतलब काफी लंबे टाइम से था। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड तो अभी रिसेंटली 2023 में बन गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक नई कंट्री को अप्रूवल चाहिए होगा सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स का अगर वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल में पिछले सालों के अंदर ना फिनलैंड को दिक्कत हो रही थी ज्वाइन करने के अंदर, आई थिंक टर्की उसको रोक रहा था, पर बाद में टर्की ने जब अप्रूवल दे दिया फिर फिनलैंड आराम से यहाँ पे इसका मेंबर बन पाया। और जो पहली बात कर रहे हैं नेटो की, जब हम बात करते हैं अदर इश्यूज से, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की, ये प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है नेटो की। यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला करेक्ट है आपका, दूसरा करेक्ट है, तीसरा आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की डिस्कशन। कुछ ट्रू फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनका बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था एक था सरचार्ज के बारे में, यहाँ पर कह रहा है ये स्पेसिफिक लेवाई किया जाता है, नहीं वो सेस था जैसे मैंने बात की थी स्वच्छ भारत सेस, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। सरचार्ज तो आपका ऐसे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, वो तो जिनकी इनकम ज्यादा होती है नॉर्मली उनके ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जजेस के इम्पीचमेंट के बारे में, यहाँ पर कह रहा है रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड एग्री टू बाय लोकसभा, ऐसा नहीं होता है। ये वाली बात तो अलग होगी, ये तो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों हाउसेस को एग्री करना पड़ेगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड 50% ऑफ मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ये चाहिए होता है। तीसरा कह रहा है आईएलओ ये यूएन की एजेंसी नहीं है, नहीं इट इज अ यूएन एजेंसी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। एंड लास्ट बात करें मलेरिया डिजीज की, तो ये फीमेल अनोफिलिस मस्किटो से फैलता है,
yes, this statement is indeed correct. ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।